हेलो दोस्तों, वेलकम टू कंप्लीट नोड.जेएस प्रोडक्शन सेटअप सीरीज। और ये हमारी सीरीज का 10th पार्ट है और इसके अंदर हम हमारे प्रोजेक्ट का एनवायरनमेंट सेटअप करने वाले हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे कि एक्चुअली में हम हमारा जो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट और हमारा जो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट होता है उसको कैसे सेपरेट करेंगे और हमारी जो ENV फाइल्स होती है उनको हम किस तरह से डेवलपमेंट के लिए एक अलग ENV फाइल होगी और प्रोडक्शन के लिए एक और अलग फाइल होगी। तो इसको कैसे सेटअप करना है वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और यहाँ पे ये जो मैं सीरीज चला रहा हूँ उसको अगर आपने अभी स्टार्टिंग से नहीं देखा है तो आप इसे देख सकते हो। इसके अंदर मैंने बहुत सारी चीजें कवर की है और आगे आने वाले वीडियोस के अंदर भी हम बहुत सारी चीजें कवर करने वाले हैं। तो चलिए अभी हम इस प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, हम जनरली कोई भी नोड.जेएस का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करते हैं, जब भी हमें .env फाइल यूज करनी होती है तो यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही फेमस पैकेज है जिसका नाम है .env। लेकिन हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर हम कुछ और नया ट्राई करने वाले हैं। हम ये जो ट्रेडिशनल .env पैकेज है इसको यूज नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने एक और पैकेज ओपन किया हुआ है जिसका नाम है .env-flow। तो इस पैकेज का हम यूज करने वाले हैं। और देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, .env-flow extends .env adding support of node.env specific .env file like .env.development, .env.test, .env.stage and .env.production। तो अगर हम यहाँ पे VS कोड के अंदर चले तो आपको पता होगा कि हमने जब प्रोजेक्ट सेटअप किया था हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर, उस वक्त हमने यहाँ पे दो फाइल्स क्रिएट की थी। पहली फाइल है .env.development और दूसरी फाइल है .env.production। तो ये जो हमारा पैकेज है .env-flow, इसकी हेल्प से हम यहाँ पे हमारी ये जो .env फाइल है उसको डायनेमिकली सेटअप करने वाले हैं और ऑटोमेटिकली जब हम डेवलपमेंट के अंदर काम कर रहे होंगे यूजिंग नोडमोन तो हमारा ये जो पूरा .env.development है वो यूज हो रहा होगा। और अगर हम प्रोडक्शन के अंदर एप्लीकेशन को होस्ट करेंगे उस वक्त हमारा .env.production यूज हो रहा होगा। तो ये चीज कैसे करनी है चलिए इसे देखते हैं। तो अभी मैं चलता हूँ VS कोड के अंदर और हमें यहाँ पे सबसे पहला जो काम करना है वो है इस पैकेज को इंस्टॉल करना है। तो यहाँ से मैं इस कमांड को कॉपी कर लेता हूँ और अभी हम यहाँ पे VS कोड के अंदर चलते हैं और यहाँ पे इस पैकेज को इंस्टॉल करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे अगर package.json के अंदर जाए तो हमारा ये जो पैकेज है वो यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अगर आप यहाँ पे देखिए तो अभी हमने पहली डिपेंडेंसी डाली है, बाकी अब तक हमने जितने भी इंस्टॉलेशन किए वो सारे डेव डिपेंडेंसीज थे। और अभी हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक और पैकेज चाहिए जिसका नाम है CrossENV। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ वापस ब्राउजर के अंदर और यहाँ पे ये जो .env है यहाँ पे मैं अभी npm के अंदर सर्च करने वाला हूँ CrossENV। तो यहाँ पे अभी हम आ चुके हैं CrossENV के पेज के ऊपर और यहाँ पे इन्होंने कुछ प्रॉब्लम डिफाइन किया हुआ है जहाँ पे इन्होंने लिखा है CrossENV क्यों यूज करना है। तो यहाँ पे इन्होंने देखिए क्या लिखा हुआ है, मोस्ट विंडोज कमांड प्रॉम्प्ट विल शो व्हेन यू सेट एनवायरनमेंट वेरिएबल्स विद node_env इक्वल टू प्रोडक्शन एंड लाइक दैट। तो जब भी हम विंडोज यूज करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हमारे नोड.जेएस के अंदर हमें एक स्पेशल एनवायरनमेंट वेरिएबल मिलता है जिसका नाम है node_env। तो इसकी हेल्प से हम यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट होता है उसका एनवायरनमेंट डिफाइन करते हैं कि लाइक वो डेवलपमेंट में है या फिर प्रोडक्शन में है। लेकिन जब भी हम ये विंडोज यूज करते हैं तो उसके अंदर दिक्कत आती है और ये जो node_env नाम का जो वेरिएबल है वो हम डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो इसको सॉल्व करता है हमारा ये CrossENV, जो कि हमारा node_env नाम का जो एनवायरनमेंट वेरिएबल है उसको अगर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगी तो उसके लिए कॉमन रखेगा और ये सभी में सपोर्ट करने देगा। तो हमें इसको इंस्टॉल करना होगा। तो यहाँ पे मैं इसे इंस्टॉल करता हूँ और यहाँ पे अभी मैं एंटर करने वाला हूँ। तो देखिए अभी हमें CrossENV का यूज करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो हमारी यहाँ पे डेव स्क्रिप्ट है उसके आगे आपको यहाँ पे लिखना है cross-env और यहाँ पे आपको एक स्पेशल एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करना है जो कि होगा node_env इक्वल टू डेवलपमेंट। और मेक श्योर कि यहाँ पे अगर आप डेवलपमेंट लिख रहे हो तो यहाँ पे आपकी फाइल होनी चाहिए .env.development। और अगर आप यहाँ पे प्रोडक्शन लिख रहे हो जो कि हम यहाँ पे नीचे वाली है जो हमारी स्टार्ट स्क्रिप्ट है इसके अंदर लिखने वाला है, तो यहाँ पे आपकी .env.production नाम की फाइल एग्जिस्ट करनी चाहिए, राइट। तो अभी हम यहाँ पे सेम तरीके से यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे आपको लिखना है cross-env और यहाँ पे हमारा जो node_env वेरिएबल होगा वो होगा हमारा प्रोडक्शन। अभी इतना हो जाने के बाद हमारा ये जो CrossENV है उसका हमारा पैकेज का काम यहाँ पे खत्म हो जाता है। अभी यहाँ पे पिक्चर में आता है हमारा .env-flow जो कि हमने पहले इंस्टॉल किया था। तो अभी हमें यहाँ पे कुछ एनवायरनमेंट वेरिएबल्स क्रिएट करना है। तो आपको पता ही होगा कि एनवायरनमेंट वेरिएबल हम क्यों यूज करते हैं। देखिए जब भी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कुछ सीक्रेट्स होते हैं, जैसे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट API कीज हो सकती है या फिर कुछ ऐसा सीक्रेट हो सकता है
जिससे आपका एपीआई की क्रिएट हो रहा हो। और इसमें बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस भी होती है जो कि हमें हाइड रखनी होती है और इसे हम कभी भी अपने गिटहब के अंदर पुश नहीं करते। तो ये जो .env फाइल्स होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हमारे प्रोजेक्ट को सिक्योर रखने के लिए और इसीलिए हम इसका यूज करते हैं। अभी देखिए ये जो हमारी env फाइल्स है इसके अंदर अभी हम मेनली 4 तरह के वेरिएबल्स बनाने वाले हैं, जिसमें से पहला जो हमारा वेरिएबल होगा उसका नाम अभी यहाँ पे हम रखने वाले हैं env और इसको हम यहाँ पे इक्वल टू करके यहाँ पे लिख देंगे डेवलपमेंट। देन दूसरा जो हमारा वेरिएबल है वो होगा हमारा पोर्ट। तो यहाँ पे जो हमारा एप्लीकेशन है Express.js का हम एप्लीकेशन क्रिएट करने वाले हैं, बेसिकली एक सर्वर क्रिएट करेंगे तो वो जिस भी पोर्ट पे रन होगा वो हम यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं अभी के लिए यहाँ पे 3000 पोर्ट ले लेता हूँ। देन यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा server_url और यहाँ पे बेसिकली हमारा जो सर्वर रन कर रहा होगा उसका एक डोमेन का एड्रेस होगा। तो अभी हमारे केस में यहाँ पे एक लोकल होस्ट एड्रेस है तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट 3000। देन लास्ट में एक और चीज होगी जो कि होगी हमारा डेटाबेस यूआरएल, लेकिन ये जो यूआरएल है वो अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन हम इसको आगे जाके पेस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं इसे भी क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पे अभी मैं इसे एम्प्टी छोड़ दूंगा तो यहाँ पे मैं एक एम्प्टी स्ट्रिंग लगा देता हूँ। अभी इसको हम सेपरेट करेंगे तो .env के अंदर हम कुछ कमेंट्स भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेटाबेस और ये जो ऊपर वाली कॉन्फ़िगरेशन है इसे हम जनरल कॉन्फ़िगरेशन नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे जनरल लिख देता हूँ। अभी ये जो सेम चीज है इसे मुझे यहाँ से कॉपी करना है एंड देन मुझे इसे पेस्ट कर देना है .env.development पे, बिकॉज हमारा जो .env.development होगा वही एक्चुअली में हमारा होगा .env.production। ऑल्दो हम इसे यहाँ पे यूज नहीं करने वाले बिकॉज ये जब हम हमारा एप्लीकेशन होस्ट करते हैं तब हम इसका यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी हम एक अच्छी प्रैक्टिस है कि इसको यहाँ पे रेप्लिका करके रख ले। इसके बाद हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर मल्टीपल डेवलपर्स काम करते हैं तो हो सकता है कि उनको आइडिया ना हो कि एक्चुअली में यहाँ पे कौन कौन से एनवायरमेंट वेरिएबल नेसेसरी है। तो उनके रेफरेंस के लिए ये जो इसका एक और रेप्लिका होता है उसको हमें .env.example में भी रखना होता है, जिससे अगर कोई तीसरा या फिर दूसरा डेवलपर आता है और वो एक्चुअली ट्राई करता है इस एप्लीकेशन को रन करने के लिए तो उसको एनवायरमेंट वेरिएबल्स चाहिए होंगे तो वो यहाँ से इस .env.example से एक रेफरेंस ले सकता है और यहाँ पे .env.development क्रिएट करेगा और उसके अंदर अपना डेवलपमेंट वर्क चालू कर देगा। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर .env.example फाइल रखे। तो यहाँ पे हमने इसे इम्प्लीमेंट कर दिया है। अभी इतना हो जाने के बाद हमारा ये जो .env वाला फाइल का काम था वो खत्म हो चुका है, लेकिन ये जो सारे एनवायरमेंट वेरिएबल्स है उसे हमें यहाँ पे किसी तरह से रीड करना होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जाना है src फोल्डर के अंदर और यहाँ पे हमने एक config फोल्डर क्रिएट किया था और उसके अंदर एक config.ts नाम की फाइल क्रिएट की थी। तो इसके अंदर हमें सारे कॉन्फ़िगरेशन को रीड करना है बेसिकली .env.development या फिर .env.production फाइल से। तो ये डायनेमिकली अपने आप ही रीड हो जाएगा हमारा जो पैकेज हमने इंस्टॉल किया था .env-flow की हेल्प से। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना है वो जो पैकेज जो कि हमने इंस्टॉल किया था तो उसका नाम है .env-flow और इसको आपको इंपोर्ट करने के बाद क्या करना है, सिंपली यहाँ पे इसके ऊपर एक मेथड आती है जिसको आपको कॉल करना है और वो है .config। तो इतना करने के बाद ये अपने आप ही समझ जाएगा कि मुझे कौन सी फाइल पिक करनी है और वो किस तरह से समझेगा। देखिए आप जब भी अपना प्रोजेक्ट रन करोगे तो उसके अंदर अगर आप npm run dev करोगे तो यहाँ पे एक वेरिएबल पास होगा एनवायरमेंट वेरिएबल, जिसके अंदर अगर आप डेवलपमेंट सेट किया हुआ है तो वो पिक करेगा .env.development और अगर हमने यहाँ पे प्रोडक्शन सेट किया हुआ है तो वो अपने आप ही पिक कर देगा .env.production। तो ये जो काम है वो ये पैकेज खुद से ही करता है, तो हमें इसकी वरी करने की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ से हमें एक ऑब्जेक्ट को एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और इसके अंदर अभी देखिए हमने यहाँ पे जो 4 वेरिएबल्स डिफाइन किए थे ये सेम वेरिएबल्स हमें यहाँ पे पेस्ट करना है, लेकिन हमें इनको रीड करना है .env से। यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, देखिए इसको हमें रीड करने के लिए हमें इसको ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो यहाँ पे मैं इसे env को यहाँ पे लिखूंगा process.env और इसका जो नाम होगा हमारा एनवायरमेंट वेरिएबल का वो भी होगा env। इसके बाद ये पोर्ट के लिए भी हमें सेम करना है तो यहाँ पे मैं अगेन लिखता हूँ process.env.port। देन ये जो हमारा सर्वर यूआरएल होगा वो भी इसी तरह से आएगा और ये जो सारे वेरिएबल्स है वो कुछ इसी तरह से यहाँ पे कॉल होने वाला है। तो इसे मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अभी ये जो सारे एनवायरमेंट वेरिएबल है उसको मैंने यहाँ से रीड कर दिया है process.env नाम के एक ऑब्जेक्ट से, जो कि जब हम हमारा Node.js का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे हमें ये अवेलेबल हो जाता है। अगर हम इसको लॉग करा के भी देखेंगे
तो आप यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे console.log करता हूँ तो यहाँ पे हमें मिलेंगे ये सारे एनवायरमेंट वेरिएबल्स जो कि हमने सेट किए हुए हैं। तो यहाँ पे मैं लॉग करूंगा process.env को, राइट। अभी हमें इसको रन करके देखना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ npm run dev। तो अभी देखना यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे हमें अभी एक एरर मिल चुकी है जो कि है सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ जेसन इनपुट। तो इसके पीछे का एक रीजन है। यहाँ पे देखिए हमने एक फाइल क्रिएट की थी जो कि है nodemon.json। तो इसको हमने क्रिएट तो कर लिया, लेकिन जो जेसन होता है उसके अंदर कुछ तो वैल्यू होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे इसको हमने कुछ डिफाइन ही नहीं किया। तो यहाँ पे अभी के लिए हम एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और इसके अंदर अभी हम कुछ कीज डाल सकते हैं जो कि होगा हमारा नोडमोन का कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके अंदर अभी हम क्या डालने वाले हैं कि हमारा ये जो नोडमोन है वो बेसिकली कुछ स्पेसिफिक एक्सटेंशन को ही वॉच करना चाहिए। जैसे कि ये हमारा जो नोडमोन होगा वो .ts एक्सटेंशन को ही वॉच करेगा, बिकॉज हम नहीं चाहते कि हमारा ये जो नोडमोन है वो किसी और फाइल के चेंजेस की वजह से रीलोड हो जाए। तो ये सिर्फ हमें इतना ही इसके अंदर डालना है। और अगर आप चाहो तो इसके अंदर और भी चीजें डाल सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे एक इग्नोर करके की होती है वो भी डाल सकते हो। और इसके अंदर आप डिश और ये जो हमारा नोड मॉड्यूल्स होता है वो दोनों फोल्डर को भी यहाँ पे डाल सकते। तो ये हमारा ये सेटिंग यहाँ पे खत्म हो जाता है nodemon.json का, और इसे अभी हम क्लोज कर देंगे। अभी एक बार फिर से ट्राई करते हैं यहाँ पे npm run dev करके। तो आप देखिए कि हमारा रन तो हो गया, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हुआ। हमने यहाँ पे console.log करवाया था, लेकिन यहाँ पे प्रिंट ही नहीं हो रहा। तो इसके पीछे का एक सिंपल रीजन है। आप देखिए ये जो हमारा नोडमोन है वो बेसिकली यहाँ पे एक फाइल कॉल कर रहा है जो कि हमारी एंट्री पॉइंट है, और वो है src/server.ts। लेकिन इसके अंदर देखिए अगर हम जाएंगे इस फाइल के अंदर तो यहाँ पे ये फाइल तो एम्प्टी है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये config.ts है उसके अंदर की सारी जो चीजें है वो यहाँ पे प्रिंट हो, तो हमें क्या करना होगा, ये जो फाइल है इसके अंदर हमें config को इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ import config, और ये जो हमारी फाइल है वो यहाँ से इंपोर्ट हो जाएगी। और फिर ये जो फाइल है उसको हमें यूज भी करना होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ console.log और यहाँ पे मैं प्रिंट करवाता हूँ config.port। और अभी अगर मैं इसे सेव करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट आ चुका है, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली हमारे प्रोसेस के सारे एनवायरमेंट वेरिएबल्स। तो अगर आपने अभी तक कभी भी ये जो process.env है उसको लॉक करवा के नहीं देखा, तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है जिसके अंदर आपके पाथ हो सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, जिसमें से ये जो 4 वेरिएबल्स है जो कि हमने सेट किए थे वो भी आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ पोर्ट करके, तो यहाँ पे मैं अगर Ctrl+F करके इसको पेस्ट करता हूँ तो आपको यहाँ पे मिलेगा पोर्ट। इन द सेम वे अगर मैं यहाँ पे डेटाबेस यूआरएल को भी सर्च करूँ तो आपको मिलेगा यहाँ पे डेटाबेस यूआरएल। तो ये जो सारे एनवायरमेंट वेरिएबल है जो कि हम इसके अंदर डिफाइन करते हैं वो यहाँ पे process.env के अंदर सेट हो जाता है और यहाँ पे फिर हमें मिलते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने server.ts के अंदर ये जो config.port यहाँ पे प्रिंट करवाया था जो कि हमने एक config ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर किया है, वो भी यहाँ पे प्रिंट हो चुका है जो कि हमारा 3000। और अगर हम इसको पोर्ट हटा के अगर सिर्फ यहाँ पे config प्रिंट करें और यहाँ पे ये जो process.env है उसको भी यहाँ से हटा दे, तो आप देखना अभी क्या होगा, हमारी ये जो चारों एनवायरमेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे परफेक्टली मिल रही है। और ये जो env है उसकी वैल्यू अभी हमारे लिए है डेवलपमेंट। और हाँ, एक और चेंज यहाँ पे हमें करना था, ये जो .env.production है इसके अंदर आपको ये जो env है इसकी वैल्यू आपको रखनी है प्रोडक्शन। ये हमने गलती से यहाँ पे सेम एज इट इज पेस्ट कर दिया था, लेकिन यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी प्रोडक्शन। और ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमने ये वेरिएबल इसलिए डिफाइन किया है ताकि हमारा एप्लीकेशन के अंदर कुछ ऐसे भी लॉजिक्स हो सकते हैं जिसके अंदर हमें ये पता लगाना है बेसिकली कि अभी हम किस एनवायरमेंट में, तो वो हम इस वेरिएबल की हेल्प से कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो node_env को भी यूज कर सकते हो और डायनेमिकली पता लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमने एक सेपरेट वेरिएबल ही यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। तो अभी चलिए हम देखते हैं कि अगर ये चीज अगर हम प्रोडक्शन के अंदर यूज करेंगे तो उसके अंदर क्या यहाँ पे जो env वेरिएबल है वो हमें प्रोडक्शन मिलेगा। तो चलिए वो भी चेक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसे Ctrl+C कर देता हूँ, और यहाँ पे अभी हमें प्रोडक्शन वाला जो कोड है उसे टेस्ट करने के लिए क्या करना होगा, ये जो हमने अभी कोड किया उसकी हमें बिल्ड बनानी होगी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ npm run dist, जो कि हमने यहाँ पे एक स्क्रिप्ट क्रिएट की थी हमारे एक टाइप स्क्रिप्ट की बिल्ड बनाने के लिए। तो यहाँ पे ये जो पूरा बिल्ड होगा वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक पूरा बिल्ड मिल जाएगा। अभी हमारा जो प्रोडक्शन के अंदर हम कोड स्टार्ट करते हैं कि हमारी जो स्क्रिप्ट होती है वो है npm run start, और यहाँ पे अभी अगर हम इसे एंटर करते हैं तो आप देखना यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अभी हमें मिल रहा है env के अंदर प्रोडक्शन, मतलब कि हमारा ये जो डायनेमिक कॉन्फ़िगरेशन है वो पूरा प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। और अगर आप चाहो तो यहाँ पे डेवलपमेंट और प्रोडक्शन के अलावा भी कुछ एनवायरमेंट होते हैं जो
जो कि कंपनीज के अंदर यूज हो रहे होते हैं, जैसे कि एक स्टेजिंग एनवायरनमेंट होता है जो कि नियरली इक्विवेलेंट होता है प्रोडक्शन के, तो वो भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, जिसके अंदर आप फाइल का नाम दे सकते हो .env.staging। और सेम वे में जैसे ही हमने यहाँ पे स्टार्ट स्क्रिप्ट बनाई थी प्रोडक्शन के लिए, डेव स्क्रिप्ट बनाई थी हमने डेवलपमेंट के लिए, उसी तरह से स्टेजिंग के लिए भी एक स्क्रिप्ट हो सकती है जो कि सेपरेटली डिनोट करेगी इस पूरे एनवायरनमेंट को। तो बस इतना ही था इस वीडियो के अंदर, और यहाँ पे हमने सक्सेसफुली हमारे प्रोजेक्ट के एनवायरनमेंट को सेपरेट कर लिया है। और अभी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्रेस.js को सेटअप करने वाले हैं। तो एक्चुअली में यहाँ से हमारा वेब सर्वर का काम शुरू होने वाला है, और इसके अंदर हम यहाँ पे राउट्स क्रिएट करेंगे और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम करने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज इस सीरीज को लाइक कर दीजिएगा, और यहाँ पे मेरे चैनल पे जाके इस सीरीज को भी आप देख सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी कोडिंग।